हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है मैच टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो पेपर हमारा सितंबर 22 में हुआ था, जिसको जून 22 कहा जाता है, उस पेपर में जो इवनिंग शिफ्ट है, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट है यानी सेकंड शिफ्ट के अंदर जितने भी मैच टाइप क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जिसके अंदर आधे क्वेश्चन हम वहां करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर इस पूरे पेपर को अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो देखते हैं कि वहां पर जो मैच टाइप क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैच टाइप का मतलब है कि आपको दो कॉलम देके रखता है, कॉलम 1 के अंदर जो लिखा है, कॉलम 2 के अंदर जो लिखा है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आपको मैच करके बताना होता है कि कौन सा किसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो यहाँ पर टोटल जो मैच टाइप क्वेश्चन है वो 13 आए हुए हैं। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसके भी सारे मैच टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वहां पर 14 क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग वाले पेपर में, और इसमें जून 22 में ही जो इवनिंग वाला पेपर है उसमें टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर यानी आज की इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक जितने भी मैच टाइप क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 8 से लेकर 13 तक जितने क्वेश्चन आए हैं मैच टाइप वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि अच्छा यूनिट नंबर 1 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है मैच टाइप में फ्रॉम दिस पेपर, यूनिट नंबर 2 से आया है। क्वेश्चन है, द एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन रेगुलेट द माइक्रोफिलामेंट टर्न ओवर इन अ यूकैरियोटिक सिस्टम, मैच द एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन विद देयर फंक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिन होते हैं उसके रिगार्ड में यहाँ कुछ प्रोटीन दिए हैं और उन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है वो कॉलम 2 के अंदर दिया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन से प्रोटीन का कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर बताया है कोफिलिन, प्रोफिलिन, थाइमोसिन और फॉर्मिन प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, फिर हम चीजें मैच करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम सभी जानते हैं कि जैसे हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, कोई भी चीज़ अपनी स्ट्रेच कर रहे होते हैं, उस दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। और मसल्स ऐसा कैसे कर लेती हैं? क्योंकि उनके पास होते हैं एक्टिन और मायोसिन होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्टिन है उसका काम है कि वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है फिलामेंट फॉर्म में, एक होता है इंडिविजुअल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, ये जो एक्टिन है ये फिलामेंट की फॉर्म में है, और ये जो फिलामेंट होता है इसमें हमेशा चेंज होते रहते हैं, चीजें यहाँ ऐड भी होती रहती हैं और यहाँ से निकलती भी रहती हैं। तो ये जो एक्टिन का फिलामेंट है, इसमें मैं बता सकती हूँ कि एक्टिन अगर खाली इस तरीके से है तो उसको बोलते हैं एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन, और अगर ये एक्टिन इस तरीके से प्रेजेंट हो जाते हैं, एक फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्टिन का फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक्टिन की दो फॉर्म मिलती है। एक्टिन अगर एटीपी से अटैच होता है उसे बोलते हैं एक्टिन एटीपी या फिर एटीपी एक्टिन, और अगर वहां जो एक्टिन है एडीपी से अटैच है तो उसे बोलते हैं एडीपी एक्टिन। एक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जो एटीपी एक्टिन होता है वो एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो फिलामेंट है जो कि बनता रहता है, टूटता रहता है, जहां से चीजें ऐड होती हैं, और ऐड क्या होना है? एक्टिन को ऐड होना है। तो जहां से चीजें ऐड होती हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंड, और वो ऐड किस फॉर्म में होता है? एक्टिन एटीपी की फॉर्म में यहाँ ऐड होता है। देखो, इस वाली फॉर्म में ये ऐड होता है। और फिलामेंट से जहां एक्टिन निकल रहा होता है उसे बोलते हैं नेगेटिव एंड, और एक्टिन किस फॉर्म में निकलता है? वो एडीपी की फॉर्म में निकलता है। यानी कि फिलामेंट के अंदर जब वो एटीपी फॉर्म में है तब तो ऐड होता रहेगा, और जब उसकी निकलने की बारी होती है यहां से फिलामेंट से तो वो एडीपी एक्टिन बन जाता है। इतनी बात तो बेसिक है। अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन आते हैं जो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। अगर हमें ऐड करना है, उसमें निकालना है, उसमें हर एक तरीके से अलग अलग प्रोटीन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफिलिन का क्या काम है। तो देखो, ये जो प्रोफिलिन साइकिल है इसमें क्या है कि ये बाइंड करता है, मतलब प्रोफिलिन जो प्रोटीन है ये बाइंड करता है ऐसे एक्टिन से जो कि जीडीपी फॉर्म में है या फिर एडीपी फॉर्म में है। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिया है, ये जो रेड कलर में है ये है एक्टिन, और ये एक्टिन अभी कैसा है? एडीपी फॉर्म में है। ये देखो, यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे जो लिखा है वो कौन सा एक्टिन है? जो कि एडीपी है, और जो टी फॉर्म में लिखा है वो कौन सा एक्टिन है? जो कि एटीपी में है। तो देखो, यहाँ जो एक्टिन है वो एडीपी वाला एक्टिन है, तो इससे बाइंड कर लेता है ये प्रोफिलिन प्रोटीन। जैसे ही इसे बाइंड करता है तो यहाँ पर जो एटीपी होती है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके पास जो एडीपी था वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
मतलब इस एक्टिन के पास जो एडीपी है उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए कोई और दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल पहले एडीपी में कन्वर्ट होता है, यहाँ से फॉस्फेट रिलीज होता है, वो फॉस्फेट फिर इसके एडीपी पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है एटीपी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये बन गया है एटीपी एक्टिन, ये जाकर यहाँ बाइंड कर लेता है। जैसे ये बाइंड कर लेता है, प्रोफिलिन जो प्रोटीन है वो वहां से हट जाता है और फिर से एक नई एडीपी एक्टिन से बाइंड कर लेता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है प्रोफिलिन का। ठीक है, चलिए एक बार इसको मैच कर लेते हैं प्रोफिलिन को। तो देखिए प्रोफिलिन का वर्क होता है कि वो बाइंड करेगा, वो बाइंड करता है एडीपी जी एक्टिन से। ठीक है, एंड कैटेलाइज द एक्सचेंज ऑफ एडीपी फॉर एटीपी। ठीक है, तो ये जो प्रोफिलिन है ये किससे बाइंड करता है, ऐसे एक्टिन से बाइंड करता है जो कि एडीपी है, यानी एडीपी एक्टिन, और जैसे ये बाइंड कर लेता है उसके बाद फिर वहां पर एक्सचेंज ऑफ एडीपी होता है फॉर एटीपी। ठीक है, तो मतलब बी का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और देखो बी का फर्स्ट ऑप्शन ना केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये जो मैच टाइप क्वेश्चन होते हैं कि यही तो अच्छी बात है कि अगर आपको सारे ऑप्शन भी नहीं पता है तो एक या फिर दो ऑप्शन से तो आप आराम से सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो हम केवल एक से ही पहुंच गए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि कोफिलिन जो प्रोटीन है उसका क्या फंक्शन है। तो देखो प्रोफिलिन का काम है ऐड करने के लिए। अब अगर हमें यहाँ से जी एक्टिन को हटाना है तो जरूरत पड़ेगी कोफिलिन की। तो देखो अगर ये पार्ट हटाना है तो पहले ये जो एक्टिन है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद फिर यहाँ आता है एक प्रोटीन जिसका नाम है कोफिलिन प्रोटीन। ये कोफिलिन प्रोटीन आकर यहाँ बाइंड कर जाता है। जैसे यहाँ पर बाइंड करता है चीजें यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो फिलामेंट से रिमूव हो जाती है यहाँ से ये प्रोटीन भी रिमूव हो जाता है कोफिलिन, और फिर किसी दूसरे एक्टिन से आकर बाइंड कर लेता है। तो कोफिलिन का केवल यही काम है कि फिलामेंट पर जिस एक्टिन को हटाना है वहां बाइंड करेगा, उसको वहां से हटा देगा, हटाने के बाद खुद वहां से हट जाएगा और फिर एक नई साइकिल के अंदर मूव कर जाएगा। फिर जो यहाँ से निकला है वो ऐसे जाएगा, फिर इससे बाइंड कर लेता है प्रोफिलिन, प्रोफिलिन फिर इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं कोफिलिन को। तो कोफिलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो अगेन बाइंड करता है एडीपी एक्टिन से ही। तो देखो जो कोफिलिन है बाइंड प्रेफरेंशियली टू फिलामेंट कंटेनिंग द एटीपी एक्टिन, यानी फिलामेंट पर ऐसे एक्टिन जो एडीपी को कंटेन करते हैं उनसे बाइंड कर लेता है कोफिलिन। अब देखो यहाँ पर एक चीज तो सेम है कि कोफिलिन हो या प्रोफिलिन हो दोनों ही बाइंड कर रहे हैं एडीपी एक्टिन से, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फिलामेंट के अंदर जो एडीपी एक्टिन है उससे बाइंड करता है कोफिलिन ताकि वहां से हटा सके, और ये जो प्रोफिलिन है ये ऐसे एडीपी एक्टिन से बाइंड करता है जो कि फिलामेंट के अंदर नहीं है, कहीं बाहर है, तो उससे बाइंड करके फिर वो उसे एटीपी में कन्वर्ट करता है और फिर वहां उसको जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो हमारा ए का हो गया है सेकंड, और देखो ए का यहाँ पर सेकंड भी दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज थाइमोसिन। अब देखो थाइमोसिन में क्या होता है कि यहाँ प्रोफिलिन ने बाइंड कर लिया है और उसे एटीपी में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये एटीपी में तो कन्वर्ट हो गया है, यानी कि पूरे तरीके से तैयार है यहाँ बाइंड करने के लिए, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आई है कि यहाँ बाइंड नहीं करना है उसे। तो अगर यहाँ नहीं बाइंड करना है तो एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है थाइमोसिन। ये थाइमोसिन इस जो एटीपी एक्टिन है इससे बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद इसको अपने साथ में अटैच रखता है ऐसे ही। देखो जैसे यहाँ से आया, आने के बाद ये इस साइकिल में मूव कर जाता है एटीपी एक्टिन, उससे बाइंड कर लेता है ये थाइमोसिन। थाइमोसिन से बाइंड करके ऐसे पकड़ के रखता है ताकि ये यहाँ बाइंड ना कर ले। ठीक है, तो थाइमोसिन का काम होता है, सबसे पहली बात तो थाइमोसिन किससे बाइंड करता है, एटीपी एक्टिन से बाइंड करता है। तो बाइंड टू एटीपी जी एक्टिन एंड इनहिबिट द एडिशन ऑफ द एक्टिन सबयूनिट टू फिलामेंट। एग्जैक्टली, ये एटीपी एक्टिन से बाइंड कर लेता है। बाइंड क्यों करता है, ताकि वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड ना कर ले। ठीक है, तो थाइमोसिन यानी सी का हो जाएगा फोर्थ, सी का फोर्थ दिया है। डी की बात करते हैं फॉर्मिन। देखो फॉर्मिन जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये जो जी एक्टिन है ये किस तरीके से बाइंड करता है, एक ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आने के बाद फिर ये फिलामेंट से बाइंड करता है, यानी कि जो फिलामेंट यहाँ बना हुआ है फिर इससे बाइंड करता है। तो उसको ऐसे बनाने का काम करता है फॉर्मिन। फॉर्मिन की ये दो सब यूनिट है जो कि डाइमर ऐसे बना लेती हैं। ऐसे बनाने के बाद यहाँ पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, तो तीन बन जाते हैं। तीन बनने के बाद फिर यहाँ जो आगे आते रहते हैं वो इस तरीके से ऐड करते रहेंगे। तो फॉर्मिन का काम है कि ये जो अनब्रांच है, ये जो मतलब अनब्रांच है जिसने कोई भी फिलामेंट नहीं बनाया है उनको असेंबल करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं फॉर्मिन को। तो फॉर्मिन हो जाएगा असेंबल करता है अनब्रांच्ड फिलामेंट को। ठीक है, तो हमारा डी का हो जाएगा थर्ड, डी का है थर्ड, तो यानी थर्ड ऑप्शन
विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। देखो फर्स्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सेकंड से एक आया है, थर्ड से यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कोई मैच टाइप क्वेश्चन नहीं आया है, फोर्थ यूनिट से आए हैं काफी सारे क्वेश्चंस। तो पहला देख लेते हैं, कंसिडर द डिफेक्ट इन ह्यूमन मैक्रोफाज सेल लाइन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कॉलम ए एंड देयर पॉसिबल कंसिक्वेंस ऑफ टी सेल एक्टिवेशन। यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर आपको एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल दिए गए हैं, मतलब उनके बारे में दिया गया है, और कॉलम बी के अंदर इनके डिफेक्ट से यहाँ क्या चेंज आता है वो आपको मैच करके बताना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है इम्यूनोलॉजी से, जो कि यूनिट नंबर 4 का ही पार्ट है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा किसके बारे में सही आंसर है। तो देखो यहाँ बात की गई है ए, बी, सी और डी। तो ए में लिखा है, पहला है B2 माइक्रोग्लोबुलिन नॉकआउट मैक्रोफाज। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा MSc क्लास 1 और MSc क्लास 2 के बारे में। ये जो मार्कर होते हैं या फिर ये जो कंपाउंड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर। अब ये कैसे सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं? अगर हमारा कोई सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है, उन सभी सेल के सरफेस पर यहाँ मिलता है MHC1। ठीक है, MHC1 मिलता है। लेकिन ऐसे सेल जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, क्यों प्रेजेंट करते हैं? ताकि जो मतलब मैक्रोफाज है उनको किल कर सके, तो ऐसे सेल के पास होता है MHC2। ठीक है, तो ऐसे सेल जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उनके पास होता है MHC2। ठीक है, अब देखो इनका काम होता है जो टी सेल है उसको एक्टिवेट करने का। ठीक है, जो टी सेल होते हैं जो आगे जाकर फिर बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, फिर वहां पर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो उन टी सेल को एक्टिवेट करने का काम करते हैं ये MHC1 और MHC2। तो यहाँ पर देखो ये जो MHC1 है ये एक्टिवेट करता है टीसी सेल को। अब आपको पता होगा कि जो टी सेल है वो भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, टीसी सेल यानी साइटोटॉक्सिक सेल, TH सेल यानी हेल्पर टी सेल, और थर्ड होते हैं मेमोरी टी सेल। तो यहाँ पर ये जो MHC1 है वो एक्टिव करता है टीसी सेल को, और टीसी सेल के पास एक मार्कर होता है जिसे बोलते हैं CD8+। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि MHC1 जो होता है वो CD8+ वाला जो सेल है उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ पर जो MHC2 होता है ये एक्टिवेट करता है TH सेल को, और TH सेल के पास एक मार्कर होता है जिसे बोलते हैं CD4+। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो MHC2 होता है वो एक्टिवेट करता है CD4+ वाले सेल को। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है। देखो MHC1 क्लास का स्ट्रक्चर ऐसा है, MHC क्लास 2 का स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ पर A1 होता है, सब यूनिट A2 होता है, और A3 होता है, और B2 होता है। यहाँ पर A1 है, A2 है, B1 है, B2 है। तो देखो पहले बताया है कि अगर हम B2 जो माइक्रोग्लोबुलिन है उसको नॉकआउट कर देते हैं यानी डिलीट कर देते हैं, तो हमने क्या डिलीट किया है? हमने ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है MHC1 का। तो देखो अगर ये डिलीट हुआ है मतलब ये काम नहीं कर पाएगा, और ये अगर काम नहीं कर पाएगा तो वहां पर TC सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, यानी CD8+ का एक्टिवेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैच कर लेते हैं। तो देखो ये अगर यहाँ इस चीज का नॉकआउट हुआ है तो कैन नॉट एक्टिवेट द CD8+ टी सेल, यानी ऐसे टी सेल जिसके पास CD8+ होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो यानी जो A है A का हो जाएगा थर्ड। और देखो यहाँ पर A का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम सही आंसर पर तो तुरंत आ गए हैं। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ सी वाला, कि जो मैक्रोफाज है विद HLA रीजन फॉर DP, DQ एंड DR डिलीटेड, यानी मैक्रोफाज का जो रीजन है जो DP, DQ, DR है उसको डिलीट कर दिया है तो क्या इफेक्ट होगा? चलिए मैं बताती हूँ यहाँ। अब ये जो HLA, DR, DQ, DP है वो जो MSc क्लास 2 होता है उसको ही कहा जाता है HLA, DR या फिर DQ या फिर DP, यानी इसको डिलीट करने की बात हुई है। तो यहाँ पर देखो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो TH सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, यानी CD4+ जो T सेल होता है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसको हम मैच कर लेते हैं। अगर यहाँ ये डिलीट हुआ है तो कैन नॉट एक्टिवेट द CD4+ टी सेल, यानी C का हो जाएगा सेकंड। और देखो यहाँ पर C का सेकंड ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कहा है B7 नॉकआउट मैक्रोफाज, यानी वहां पर अगर हमने B7 को नॉकआउट कर दिया है तब क्या कंडीशन होगी? तो पहले मैं बता देती हूँ कि B7 का काम क्या होता है। तो ये देखो कोई टी सेल है और यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MSc होगा और ये टी सेल है जिसको ये एक्टिवेट करना चाहता है। तो एक्टिवेट करते टाइम जो इसका MHC है और इस टी सेल का रिसेप्टर है वो दोनों अटैच करते हैं।
इंटरेक्शन करते हैं, तो ये होता है फर्स्ट सिग्नल। और उसके बाद इस APC का BC होता है रीजन, और इसका होता है CD28, वो भी इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरेक्ट होने के बाद ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी इन दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है। लेकिन देखो, अगर आपने B7 को ही डिलीट कर दिया है, उसको वहां से नॉकआउट कर दिया है, तो कभी भी T सेल का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। और ये जो इंटरेक्शन है वो आइदर MHC1 हो या MHC2 हो या TC हो या TH हो, सभी में मिलता है। तो अगर B7 को नॉकआउट किया है तो इसका मतलब है कि ना ही तो वहां पर CD8+ एक्टिवेट हो पाएगा, ना ही वहां पर CD4+ वाला T सेल एक्टिवेट हो पाएगा। ठीक है, तो अगर B7 को नॉकआउट किया है तो कैन नॉट एक्टिवेट द CD4+ और CD8+ T सेल, तो D का हो जाएगा भी 1, तो D का 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए B में लिखा है टोल लाइक रिसेप्टर, यानी जो TLR4 होता है उसको अगर नॉकआउट कर दिया है तो देखो यहाँ ये जो साइट है TLR4 है, उसका T सेल के एक्टिवेशन में कोई रोल नहीं है एज सच। ठीक है, तो इसे अगर आप डिलीट भी कर देते हो तो वहां पर जो CD4+ T सेल है और CD8+ T सेल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो B का हो जाएगा कैन एक्टिवेट CD4 और CD8+ T सेल। तो यहां अगर एक्टिवेट हुआ है तो ये CD8 को भी एक्टिवेट कर सकता है, CD8 को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो भाई B का हो गया है B का फोर्थ, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन भी आया है यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 में आपको कॉलम X दिया हुआ है, कॉलम Y दिया हुआ है। यहाँ जो जंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात की गई है। टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा है और डेस्मोजोम है। तो इसको मैं समझा देती हूँ। देखो, नाम से इंडिकेशन है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई सेल है कहीं पर कोई है, वो सारे सेल एक बेसल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक बेसल मेम्ब्रेन होती है और उससे सभी सेल हमारे इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो वो आपस में भी जुड़े होते हैं और जो बेसल मेम्ब्रेन है उससे भी जुड़े होते हैं, और ये सेल लगातार एक दूसरे के साथ में बात कर रहे होते हैं। अब वो बात कैसे करते हैं? बात इन द सेंस कि कोई सिग्नल भेजता है तो कोई उसको रिसीव करता है, कोई सिक्रीट करता है तो इसका इफेक्ट किसी दूसरे पर होता है। तो वो इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इनके बीच में ये जो जंक्शन होते हैं ये हेल्प करते हैं इन सेल की आपस में बात करवाने के लिए। ठीक है, तो देखो, अगर कोई दो सेल है और वो टाइट जंक्शन से जुड़े हैं तो नाम से इंडिकेशन है टाइट जंक्शन, मतलब अगर टाइट जंक्शन से जुड़े हैं तो वहां पर कोई लेन देन नहीं होगा, कोई बातें नहीं होंगी। जो उनके बीच का गैप है उसको बिल्कुल सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये कहां पर दिया है, यहाँ सील गैप बिटवीन द एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल सेल होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो ए का हो जाएगा सेकंड। देखो, ए का सेकंड केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर से हम सारे कट कर सकते हैं, हमें मिला है अपना सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखो, गैप जंक्शन का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में इतना गैप है कि वो आपस में चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं गैप जंक्शन। और अगर मैं बात करती हूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास ऐसा ही जंक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये गैप जंक्शन हम बोलते हैं एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर इस गैप जंक्शन को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी एक ऐसी साइट है जो हेल्प करती है सेल की आपस में बात करने के लिए। कैसे होता है? देखो, ये कोई सेल है प्लांट का और ये है दूसरा सेल। तो देखो, यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब इसकी हेल्प से चीज़ों का लेन देन कर लेते हैं। तो प्लांट के अंदर ये है और गैप जंक्शन होता है एनिमल्स के अंदर। तो क्या होगा? गैप जंक्शन अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल इन एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में अगर हमें चीज़ों को ट्रांसफर करना है तो वहां पर किया जाता है गैप जंक्शन। ठीक है, ऐसे ही देखो, अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बट नॉट द मैक्रो मॉलिक्यूल विद सम एक्सेप्शन इन द प्लांट। प्लांट के अंदर दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो भाई बी का हुआ है थर्ड, सी का हुआ है फोर्थ और डी का हो जाएगा 1। यानी डेस्मोसोम क्या होता है? कनेक्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट को इन वन सेल टू दोज इन द नेक्स्ट सेल। यानी एक सेल से जो दूसरा सेल है उनके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनको जोड़ने, जब वो जुड़ते हैं तो उसे डेस्मोसोम बोलते हैं। यानी डी का हो जाएगा 1। तो डी का दिया है 1, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी यूनिट नंबर 4 से आया है। तो देखा आपने, अभी तक यूनिट नंबर 4 से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये थर्ड है और ये आया है कैंसर बायोलॉजी से। देखो, यहाँ पर कैंसर बायोलॉजी में दिया है ल्यूकीमिया क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, कार्सिनोमा क्या होता है और मिलानोमा क्या होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर दिया है ट्यूमर का टाइप और यहाँ दिया है नेमिंग। तो देखो, हमारे पास 3 टाइप की जर्म सेल होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और
मीजोडर्म। सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, फिर होता है मीजोडर्म, फिर होता है एंडोडर्म। तो अगर एपिथेलियल सेल ऑफ एंडोडर्म और एक्टोडर्म उनमें अगर कैंसर होता है, वहां से कैंसर शुरू होता है, तो उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। अगर हमारा जो मीजोडर्म है, मतलब मीजोडर्म में आते हैं मसल्स है, जैसे ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यूज है, उनमें अगर हुआ है कैंसर स्टार्ट, उसे बोलते हैं सार्कोमा। और इसके बाद अगर जो हिमेटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं, जैसे कि WBC है, अगर उनमें हुआ है कैंसर, तो उसे बोलते हैं ल्यूकीमिया। और यहाँ पर एक बात यह है कि ये कभी भी सॉलिड में ग्रो नहीं करते, यानी एक जगह पर ही वो ऐसे नहीं ग्रो करते रहते हैं, हालांकि पूरी बॉडी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ल्यूकीमिया क्या होता है, अभी हमने देखा है, अगर हिमेटोपोइटिक सेल में होता है कैंसर दैट डज नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर, दिस इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। यानी ए का हो जाएगा सेकंड, और यहाँ ए का सेकंड हमने दो ऑप्शन में देके रखा है, यानी थर्ड भी हम कट कर सकते हैं और सेकंड भी कट कर सकते हैं। सार्कोमा भी हमने देखा है, सार्कोमा क्या होता है, अगर हमारी जो मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज है उनमें होता है, और ट्यूमर दैट डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड सार्कोमा, यानी बी का हो जाएगा थर्ड। और देखो बी का थर्ड आपको केवल यहाँ पर दिया है, तो इसको भी हम कट कर सकते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है, जो ट्यूमर दैट हैज अराइज फ्रॉम द एंडोडर्मल टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड कार्सिनोमा, सी का हो जाएगा 1। फोर्थ है मेलानोमा, इसमें जो हमारे पास एक पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाले सेल होते हैं, उनमें अगर कैंसर होता है तो उसे बोलते हैं मेलानोमा। ठीक है, तो कैंसर दैट डेवलप फ्रॉम द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ स्किन, दिस इज कॉल्ड मेलानोमा, यानी डी का हो जाएगा 4th। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये आया है यूनिट नंबर 5 से। 1 से कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 से है 1, 3 से कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 से आए हैं 3 क्वेश्चन, और फिर 5 यूनिट है, 5th यूनिट है, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। वहां से देखते हैं कितने क्वेश्चन है। पहला तो ये दिया हुआ है, द टेबल बिलो समराइज द की सिग्नलिंग पाथवे दैट ऑर्केस्ट्रेट डेवलपमेंट देयर रिसेप्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टर्स एंड आउटपुट। यानी यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, इसके अंदर बताया है सिग्नलिंग पाथवे का नाम, उस पाथवे के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है वो दिया है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ये बताया है, और आउटपुट यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो आपको बताया है। मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। अच्छा, यहाँ मैच नहीं करना है, आपको बताना है कि कौन सा सही दे के रखा है। ऑलरेडी यहाँ पर चीजें सही हैं, बस आपको बताना है क्या इसमें ये होता है। अगर ये सब ठीक लिखा है तो मतलब ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है VNT की, हेजोग की बात की गई है, RTK की बात की गई है, TGF बीटा की बात की गई है, और JNK की बात की गई है। ठीक है, चलिए इनके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो हेजोग सिग्नलिंग पाथवे होता है, उसके लिए रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है पेस्ट की। तो यहाँ पर है सिग्नलिंग पाथवे, यहाँ पर है इनका रिसेप्टर, यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टर, और ये है उनका आउटपुट। तो अगर वहां पर सिग्नलिंग पाथवे कौन सा है, हेजोग वाला है, हेजोग वाला है, तो उसके लिए रिसेप्टर चाहिएगा हमें पेस्ट। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टर होते हैं वो CI और GLI होते हैं, और आउटपुट की अगर बात करते हैं तो वो मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब एक बार मैच कर लेते हैं, क्या जो हेजोग है उसके बारे में ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये जो हेजोग है इसमें फ्रिजल्ड दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है वो पेस्ड होता है, तो यानी बी तो हो जाएगा गलत, बी गलत है। तो देखो बी अगर गलत है तो ये हमारा कट जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं VNT सिग्नलिंग पाथवे जो होता है उसके लिए फ्रिजल्ड रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टर है वो बीटा कैटेनिन है, और ये हेल्प करता है पैटर्निंग में, जो पोलैरिटी डिसाइड होती है उसमें हेल्प करता है। चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं। तो VNT के लिए होता है फ्रिजल्ड, ना कि थिक विंस, तो ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ए गलत है, देखो ये भी चला गया है, ये भी चला गया है, आंसर हमारे पास आ गया है C और E। ठीक है, तो सी में है RTK, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, वो जो सिग्नलिंग पाथवे है उसमें देखो जो RTK सिग्नलिंग पाथवे है, यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो सिग्नलिंग पाथवे है, उसमें रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टर है वो पॉइंटेड और यैन होता है, और इसका आउटपुट है कि वो मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए RTK है, EGFR है, और पॉइंटेड यैन है, और मॉर्फोजेनेसिस, यानी C हमारा सही ऑप्शन है। बात की गई है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की। ठीक है, जो TGF है, जो TGF बीटा है सिग्नलिंग पाथवे में, वहाँ रिक्वायरमेंट होती है टाइप 1 और टाइप 2 रिसेप्टर की। जो इफेक्टर्स होते हैं वो स्मैड होते हैं, कोई इनहिबिटरी स्मैड होता है, कोई वहाँ पर स्टिमुलेशन होता है, तो यहाँ पर स्मैड होगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो TGF बीटा में पैच्ड, गलत बात है, ये नहीं होता है।
ठीक है। इसकी बात की गई है JNK की, जो जून काइनेज रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे है, उसमें जो रिसेप्टर है वो TNF है, और यहाँ पर जो जून और फॉस है ये यूज़ किए जाते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन इफेक्टर और माइग्रेशन में ये हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये JNK है, TNF है, जून और फॉस है और माइग्रेशन में हेल्प करते हैं, यानी ई ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आ गया है यूनिट नंबर 6 यानी 5th डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एक ही क्वेश्चन आया था। बात करते हैं यूनिट 6 की यानी प्लांट फिजियोलॉजी की। यहाँ क्वेश्चन आया है प्लांट नोड्यूलेशन जीन इन कॉड प्रोटीन विद रिसेप्टर लाइक फीचर, फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ सम नोड्यूलेशन प्रोटीन्स इन कॉलम X एंड देयर पॉसिबल डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम Y। यहाँ पर कॉलम A के अंदर कुछ नोड्यूलेशन के प्रोटीन दिए गए हैं और यहाँ इनका कुछ कैरेक्टर बताया गया है, आपको मैच करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंट्री रिसेप्टर है, उनका क्या कैरेक्टर होता है, जो सिग्नलिंग रिसेप्टर है उनका क्या कैरेक्टर है, और जो सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज है उनका क्या फंक्शन है, और ये यूज़ कहाँ पर किए जाते हैं। हम सभी को पता है कि कुछ प्लांट, मतलब सभी प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को खुद से फिक्स नहीं कर सकते, और जो उनके पास नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते। तो वहां पर कुछ प्रोटीन जो होते हैं बैक्टीरिया के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो जब उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उस दौरान ये रिसेप्टर हेल्प करते हैं। एंट्री वाला उसको एंट्री देने में हेल्प करता है सेल के अंदर, सिग्नलिंग में जो मतलब सिग्नल सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, वहाँ पर ये हेल्प करता है, और सिम्बायोसिस करने में ये हेल्प करता है। अब आपको बताना है कि इनके कैरेक्टर क्या है, इनके पास क्या चीज़ें होती हैं, क्या डोमेन होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एंट्री रिसेप्टर होता है उसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो लाइसिन M डोमेन होता है, और साइटोसोलिक उनके पास काइनेज डोमेन होता है। यानी बाहर की साइड तो वहाँ पर LYSM डोमेन होगा, और सेल जो साइटोप्लाज्म है उसके साइड में वहाँ पर एक काइनेज डोमेन होता है। जैसे देखो इस डायग्राम में ये जो पार्ट दिया गया है येलो वन, ये बता रहा है काइनेज, ये है सेल का मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसके पास होता है LYSM। ठीक है, और सेल के अंदर वाला पार्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पर काइनेज प्रेजेंट होता है। तो ये जो टाइप दिया गया है यहाँ पर ये होता है एंट्री रिसेप्टर। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैच कर लेते हैं। तो एंट्री रिसेप्टर में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन M डोमेन होता है एंड द साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन होता है। तो A का हो जाएगा सेकेंड, और भाई A का सेकंड केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सारे खुद से खुद कट जाएंगे, हमारा सही आंसर केवल एक ही ऑप्शन से आ गया है। ठीक है, बात करते हैं सिग्नलिंग रिसेप्टर की। तो देखो यहाँ पर जो सिग्नलिंग रिसेप्टर होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन M डोमेन होता है, बट लैकिंग द काइनेज फीचर इन द साइटोसोलिक पोर्शन। मतलब बाहर तो लाइसिन M का डोमेन होता है, लेकिन अंदर सेल के साइड में कोई भी काइनेज डोमेन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला जो दिखाया गया है कि सेल के बाहर तो लाइसिन M डोमेन है, लेकिन सेल के अंदर कोई काइनेज डोमेन नहीं है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये सिग्नलिंग रिसेप्टर है। तो देखिए सिग्नलिंग रिसेप्टर क्या होता है, वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन M डोमेन होता है, बट लैकिंग द काइनेज फीचर इन द साइटोप्लाज्मिक पोर्शन। सो B विल बी द थर्ड से मैच हो जाएगा, तो B हो जाएगा थर्ड। सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज, जो सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज होते हैं उनमें बाहर की साइड होता है LRR और अंदर की साइड में होता है साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला जो दिया है ये है LRR है बाहर की साइड, इसका मतलब होता है ल्यूसिन रिच रिपीट्स होते हैं, और अंदर की साइड में होता है काइनेज डोमेन। तो ये वाला कौन सा टाइप हो जाएगा, सिम्बायोसिस। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर उनके पास होता है ल्यूसिन रिच रिपीट डोमेन इन अ लार्ज एंड टर्मिनल सेगमेंट एंड द साइटोप्लाज्मिक पोर्शन हैविंग द काइनेज डोमेन। तो C का हो जाएगा 1। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 7 से, जो कि है एनिमल फिजियोलॉजी। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है उससे केवल एक ही क्वेश्चन आया है। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन दिया है आयरन डेफिशिएंसी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन ह्यूमन वर्ल्ड वाइड। द होमियोस्टेसिस ऑफ आयरन इन द बॉडी इज मेंटेन यूजिंग द वेरियस प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। यानी कि हमारे अंदर जो आयरन है उसकी कमी, मतलब ये वैसे बता रखा है आपको, और फिर कहा है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं आयरन के रिगार्ड में, और ये दिया है कॉलम X के अंदर, कॉलम Y के अंदर उनका फंक्शन बताया है। आपको मैच करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है फेरेटिन की, फेरोपोर्टिन की, ट्रांसफेरिन की और हेप्सिडिन की।
चलिए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फेरेटिन और ट्रांसफेरिन, सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो फेरेटिन है और ट्रांसफेरिन है, इन दोनों का ही काम होता है कि आयरन जब आता है बॉडी के अंदर तो उससे बाइंड करके उसे स्टोर करने की दोनों के पास कैपेबिलिटी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो फेरेटिन होता है ये सेल के अंदर अगर हमें आयरन को स्टोर करना है तब आयरन से बाइंड करता है, और ट्रांसफेरिन का मतलब होता है कि अगर हमें उस आयरन को ब्लड के अंदर मूव कराना है तो उस टाइम पर उससे बाइंड जो करता है वो प्रोटीन है ट्रांसफेरिन। यानी ये दोनों ही प्रोटीन आयरन से बाइंडिंग प्रोटीन है, बट डिफरेंस ये है कि अगर सेल में स्टोर करना है तो फेरेटिन बाइंड करेगा, अगर ब्लड में सर्कुलेट करवाना है तो ट्रांसफेरिन उससे बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे लिखा भी है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेरेटिन एंड द ट्रांसफेरिन इज दैट द फेरेटिन इज द प्रोटीन दैट स्टोर द आयरन इन द सेल, whereas the transferrin is a plasma protein that transporter of iron in the blood and the other fluid। ठीक है, चलो देखते हैं अब काम कैसे करते हैं ये। तो जैसे ही आपने खाना खाया है, आपके खाने के अंदर अगर आयरन है तो वो आता है हमारे इंटेरोसाइट में, यानी जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वहां आ जाते हैं। वहां आने के बाद एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फेरोपोर्टिन, जिसका नाम है फेरोपोर्टिन। ये फेरोपोर्टिन क्या करता है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, ये यहाँ से इसको ब्लड के अंदर लेके आता है, क्योंकि हमें पता है कि सब चीज़ों को मूव कौन कराएगा? हमारा ब्लड। तो जो भी हमारे फूड में आता है, जो भी न्यूट्रिएंट आता है वो पहले ब्लड में मूव करता है। तो अगर यहाँ आयरन की बात की जाए तो इसके हेल्प से, फेरोपोर्टिन की हेल्प से ये जो आयरन है वो ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद ये आता है Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये Fe2 पॉजिटिव से कन्वर्ट किया जाता है Fe3 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफेरिन है जो यहाँ बाइंड करेगा ब्लड के अंदर वो Fe3 पॉजिटिव से बाइंड करता है। तो फिर इस Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट किया जाता है Fe3 पॉजिटिव में विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्रोटीन। ठीक है, ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये बन गया है Fe3 पॉजिटिव और यहाँ इसने बाइंड कर लिया है ट्रांसफेरिन से। अब ट्रांसफेरिन से इसने बाइंड कर लिया है, अब ये खूब मतलब मूव करता है। अब जहां पर भी रिक्वायरमेंट है उस सेल के पास एक रिसेप्टर होता है फॉर दिस ट्रांसफेरिन। तो जहां पर ये रिसेप्टर है, ये कोई टिश्यू सेल है जिसके पास हमें आयरन को पहुंचाना है, तो ये ट्रांसफेरिन इसको लेकर यहाँ आ जाता है। अब इसके पास रिसेप्टर भी है, इस रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कंप्लीट सेल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये जो आयरन यहाँ आ गया है उसके 3 फेट होते हैं। एक ये है कि अगर अभी डायरेक्टली रिक्वायरमेंट है तो उसको यूज कर लिया जाता है। अब अगर सेल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे आगे के लिए स्टोर कर लिया जाता है। और मैंने बताया था कि अगर सेल में स्टोर करना है तो वहां आता है फेरेटिन। फेरेटिन उस आयरन से बाइंड कर लेता है, उसको स्टोर कर देता है। और यहाँ पर ये जो हीमोसिडरिन है ये भी इससे कनेक्शन में रहता है, यानी फेरेटिन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आयरन को स्टोर कर लिया जाता है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली है 3 प्रोटीन की, दैट इज फेरेटिन, ट्रांसफेरिन और फेरोपोर्टिन। चलिए इनको पहले मैच कर लेते हैं। तो देखो फेरेटिन क्या करता है, ये इंट्राम्यूकोसल सेल आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सेल के अंदर अगर हमें आयरन को बाइंड करके रखना है तो वो प्रोटीन होता है फेरेटिन, यानी ए का हो जाएगा 3rd। और देखो ए का 3rd हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द 2nd। तो ये सारे ही हम कट कर सकते हैं, हमारा सही आंसर आ गया है ए का 3rd। ठीक है, अब बात करते हैं बी। फेरोपोर्टिन क्या है? फेरोपोर्टिन होता है आयरन लीव्स म्यूकोसल सेल थ्रू इट, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जिससे आयरन लीव कर सकता है, यानी वहां से एक्सचेंज हो सकता है आयरन का। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, चीजें को अगर भेजना होता है, निकालना होता है तो वहां पर फेरोपोर्टिन हेल्प करता है। तो बी का हो जाएगा 4th, तो बी का 4th भी दिया है। अब बात करते हैं ट्रांसफेरिन की। देखो ट्रांसफेरिन क्या करता है, प्लाज्मा आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, यानी प्लाज्मा के अंदर जो आयरन से बाइंड करेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन। तो सी का हो जाएगा 2nd, तो सी का 2nd दिया है। अब बात करते हैं हेप्सिडिन क्या है। चलिए देखो लीवर के अंदर, मतलब जो लीवर है वो आयरन को सेंस कर लेता है, यानी कि बॉडी के अंदर आयरन ज़्यादा है या कम है वो इस चीज़ को सेंस करता है। अब अगर बॉडी के अंदर आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो फुलफिल हो गई है तो ये आयरन का जो सेंसर होता है लीवर में, ये हेप्सिडिन को एक्टिव कर देता है या फिर बना देता है। अब जैसे ही हेप्सिडिन बन जाता है, ये हेप्सिडिन आता है इंटेरोसाइट के अंदर जहाँ पर कौन है, फेरोपोर्टिन है। अब ये हेप्सिडिन आकर इस फेरोपोर्टिन को ब्रेक कर देता है। अब देखो अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर जितना भी आयरन होगा वो फिर
ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा। अभी हमने देखा था कि फेरोपोर्टिन हेल्प करता है, लेकिन अगर इसको ही ब्रेक कर दिया गया है तो ये फिर मूव नहीं कर पाएगा और सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाएगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो दिया है वो हेप्सिडिन के बारे में नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ पर इसको कंसिडर किया है हाइपोक्सिया कंडीशन में, कि अगर हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाए तो वहां पर हेप्सिडिन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा या कम होगा। देखो हाइपोक्सिया क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये है कि इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, कमी हो जाएगी, और दूसरा रीजन ये है कि हम बाहर से ऑक्सीजन तो ले रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन हमारी बॉडी के पास जो सिस्टम है जो ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास लेके जाता है उसमें कमी आ गई है, और वो कौन है, ब्लड है। और ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है वो ये काम करता है कि ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचा सके। तो सेकेंड कंडीशन जो है उसमें उसको यहाँ पर कंसिडर करना है कि हाइपोक्सिया हो गया है, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो है लंग्स में, लेकिन वो हर एक सेल के पास नहीं जा रही है। इसका कारण ये है कि वहां आरबीसी की कमी हो गई है। तो फिर जैसे ही हाइपोक्सिया कंडीशन होती है तो वहां पर इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आरबीसी की फॉर्मेशन फटाफट से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बॉडी के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर फिर रिक्वायरमेंट होती है हमें आयरन की। तो आयरन की जो डिमांड है वो बोन मैरो के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये बना होता है आयरन का। तो जैसे ही आरबीसी की स्टार्ट होती है फॉर्मेशन तो वहां पर जो आयरन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब अगर देखो आयरन की डिमांड बढ़ गई है तो वहां पर हमें फेरोपोर्टिन की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फेरोपोर्टिन का ही काम होता है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइट में आयरन आया है उसको ब्लड के पास लेके जाना, और फिर ब्लड हमें सेल तक मतलब सेल तक लेकर जाता है उसको, ठीक है। तो वहां पर जो फेरोपोर्टिन है उसका भी नीड होगा, और अगर वहां पर हेप्सिडिन रहेगा तो वो फेरोपोर्टिन को डिग्रेड कर देगा, लेकिन यहां हमें डिग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हेप्सिडिन को डिग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है तो वहां पर जो हेप्सिडिन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको मैच कर लेते हैं। अब देखो हाँ, यहाँ पर जो हेप्सिडिन है उसका क्या होता है, हाइपोक्सिया इज नोन टू रिड्यूस इट्स सिंथेसिस। अगर सेल में मतलब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हुआ है तो वहां पर जो हेप्सिडिन है उसका सिंथेसिस कम हो जाता है। सो डी का हो जाएगा 1, और डी का 1 दिया है। सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो देखो आज के लिए जितने भी क्वेश्चन हमें करने थे वो सब हमने कर लिए हैं। तो अभी भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और यूनिट नंबर 8 से लेकर 13 तक जितने भी मैथ्स टाइप क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।